हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट लेवल 2 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो पेपर है ये 2022 वाला है। 23 जुलाई 2022 वाला ये पेपर है। 2011 वाले पेपर के मैं सीडीपी के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 2012 वाले पेपर के भी करवा चुकी हूँ। 2012 के बाद 2015 में पेपर हुआ था, 2017 में पेपर हुआ था, 2021 में भी पेपर हुआ है। तो ये पेपर भी मैं करवा दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। इनको मैंने छोड़ा नहीं है, इनको भी मैं बाद में करवा दूंगी। आज मैं 23 जुलाई 2022 वाला पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है विकास का कौन सा आयाम नोम चोमुस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? पहला विकल्प है भाषा विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है सांवेगिक विकास और चौथा है संज्ञानात्मक विकास। तो नोम चोमुस्की एक भाषाविद थे और इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मनुष्य में भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये नोम चोमुस्की ने कहा है। और नोम चोमुस्की द्वारा प्रस्तावित भाषा विकास के सहज ज्ञानवादी सिद्धांत का तर्क है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको पता चल ही गया कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प सही होगा, भाषा विकास। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है? जीन पियाजे ने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो ये आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। पहला विकल्प है अधिगमित, दूसरा है जन्मजात, तीसरा है अधिग्रहित और चौथा है सांस्कृतिक। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं यह दर्शाती हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे भिन्न है। सभी की रुचियां अलग अलग होती हैं, सभी के व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और प्रश्न में पूछा गया है कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती हैं। फिल करना है यहाँ पर, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, जन्मजात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? पहला विकल्प है B.F. स्किनर, दूसरा विकल्प है सिगमंड फ्राइड, तीसरा विकल्प है गॉर्डन आलपोर्ट और चौथा है रेमंड बी कैटल। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो वो है B.F. स्किनर। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एक अमेरिकी थे और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो और विकल्प लिखे हुए हैं, इन सभी ने व्यक्तित्व के किसी न किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन B.F. स्किनर ने किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? पहला विकल्प है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दूसरा है 16 व्यक्तित्व आयाम, तीसरा है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण और चौथा है चित्रकुंठा परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपी तकनीकें हैं और कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण उनमें से एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि हेनरी ए मूरे और क्रिस्टियाना
डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक प्रत्यक्षण परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के अचेतन स्वयं की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण पूछ लिया जाए कि किसने दिया है? तो हरमन एबिंगहॉस ने। और 16 व्यक्तित्व आयाम ये किसने दिया है? ये दिया है आर.बी. कैटल ने। और चित्रकुंठा परीक्षण ये किसने दिया है? तो इसको विकसित करने का श्रेय जाता है सिल्वन टॉमकिंस और डैनियल हॉर्न को। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। और इसमें सी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है पोषण, दूसरा है निद्रा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है अधिवास। तो पूछा गया है कि एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो वह है अधिवास। बच्चे का विकास निम्न विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, पर्यावरण, व्यायाम, सामाजिक आर्थिक स्थिति और भावनाएं। अधिवास जो होता है वह व्यक्ति का निवास होता है। यह राज्य, क्षेत्र, गांव या निवास के विशेष स्थान को संदर्भित करता है। यह बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त आवाचिक परीक्षण है? पहला विकल्प है बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, दूसरा है वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, तीसरा है भाटिया बैटरी और चौथा है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी इसे कहते हैं। तो यह एक अवाचिक समूह परीक्षण है। यह एक वयस्क संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है। तो ये भी आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प है अंतःवैयक्तिक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है सामवेगिक और चौथा है अस्तित्वकारी। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ये बात आपको याद रखनी है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है कि लोग उस संपूर्ण बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते जो उनके पास कभी होगी। इसमें 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है। कौन कौन सी बुद्धि उन्होंने बताई हैं? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बताई गई हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। तो सामवेगिक बुद्धि सम्मिलित नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? पहला है अत्यधिक चिंतन, दूसरा है अधिचिंतन, तीसरा है विमर्शी चिंतन और चौथा है अपसारी चिंतन। तो रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन का मतलब है व्यापक चिंतन, व्यापक सोच। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? पहला है बौद्धिक अयोग्यता, दूसरा है मानसिक कमजोरी, तीसरा है बौद्धिक पिछड़ापन और चौथा है बौद्धिक
बौद्धिक प्रतिकूलता। तो मानसिक विमंदित बाल्यावस्था में शुरू होने वाली कार्य प्रणाली की स्थिति है जो बौद्धिक और अनुकूली कौशल में सीमाओं की विशेषता है। अब इसमें पूछा गया है कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, तो बौद्धिक अयोग्यता के साथ। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस अयोग्यता से ग्रस्त व्यक्ति बहुत धीरे धीरे सीखता है और अन्य क्षेत्रों जैसे ध्यान, अल्पकालिक स्मृति, योजना और भाषा में भी कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मानसिक विमंदित शब्द को अक्टूबर 2010 में रोजा के नियम द्वारा बौद्धिक अक्षमता शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक अयोग्यता। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला विकल्प है स्थिर, दूसरा है सामान्य, तीसरा है स्थायी और चौथा है अनूठा। तो पूछा गया है व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है, तो सामान्य। बी विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पढ़ने से संबंधित अधगम अक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित पूछा गया है। पहला विकल्प है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया और चौथा है डिस्थाइमिया। तो पढ़ने से संबंधित अधगम अक्षमता पूछा गया है तो डिसलेक्सिया होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है? इसमें बच्चे जो होते हैं गणितीय गणना करने की क्षमता इससे प्रभावित होती है, यानी कि गणनाएं नहीं कर पाते। गणित से ये संबंधित है डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है, यानी बच्चे जो है टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, गंदा लिखते हैं। और डिस्थाइमिया क्या है? ये अवसाद ग्रस्तता विकार है, यानी कि अवसाद से जो ग्रस्त हो जाते हैं तो वह डिस्थाइमिया कहलाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अपराधी बालक, दूसरा है विशिष्ट बालक, तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक और चौथा है पिछड़े बालक। तो पूछा गया है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इन्हें किया जाता है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक न केवल कम आय को संदर्भित करते हैं बल्कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि, गरीबी, खराब स्वास्थ्य, वित्तीय असुरक्षा भी इसमें शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वंचित शब्द का प्रयोग आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े लोगों के वंचित वर्ग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो किसी भी प्रकार के आपराधिक व्यवहार में शामिल होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो विशिष्ट बालक कुछ शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं के कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। और पिछड़े बालक कौन हो? अपनी ही आयु के सामान्य बालकों से पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं। तो ये कहलाते हैं पिछड़े बालक। तो सबके बारे में आपको जानकारी आवश्यक है और इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? पहला है आक्रामकता, दूसरा है चिंता, तीसरा है असुरक्षा और चौथा है उदासीनता। तो कुसमायोजन का व्यवहारिक लक्षण पूछा गया है तो आक्रामकता।
ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। पहला है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, दूसरा है खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, तीसरा है भिन्न शिक्षण विधियां और चौथा है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? तो ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ कठिनाइयां होती हैं, जो उनके परिवार, समुदाय या स्कूल में पर्याप्त रूप से कार्य करने में सक्षम होने के मार्ग में आते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ। तो वह है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था, संबंधित नहीं है, इसलिए डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। पहला है पुनर्बलन, दूसरा है साहचर्य, तीसरा है अनुकरण और चौथा है अंतर्दृष्टि। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और पूछा गया है कि अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, तो साहचर्य के द्वारा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनका अर्थ क्या है? पुनर्बलन क्या है? तो किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए दिए गए किसी भी पुरस्कार को ये संदर्भित करता है, ये पुनर्बलन कहलाता है। अनुकरण क्या है? तो देखे गए व्यवहार का निरीक्षण करना और दोहराना अनुकरण कहलाता है। और अंतर्दृष्टि क्या है? ये गेस्टाल्ट सिद्धांतों का एक तत्व है, अंतर्दृष्टि। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? पहला है प्रतिबिंबन, दूसरा है तर्क, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है कल्पना। तो पूछा गया है बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, नहीं का ध्यान रखिएगा। तो परिपक्वता तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जो पर्यावरण के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, ये आपको याद रखना है। अधिगम में प्रतिबिंबन भी शामिल है, तर्क भी शामिल है, कल्पना भी शामिल है, लेकिन परिपक्वता इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पहला है E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा है कोहलर व कॉफका, तीसरा है B.F. स्किनर और चौथा है अल्बर्ट बंडूरा। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा दी गई है B.F. स्किनर द्वारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। और यह एक अधिगम की विधि है जो व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड को नियोजित करती है, ये बात आपको याद रखनी है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, और कोहलर ने सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, और डी में लिखा है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। क्योंकि अधिगम जो है गतिविधि और पर्यावरण का उत्पाद है, क्योंकि छात्र विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और अपने भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं।
और अधिगम एक सतत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया था। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? पहला विकल्प है कार्ल जुंग, दूसरा है मार्टिन ई सेलिगमैन, तीसरा है नोम जे चोम्स्की और चौथा है जोसेफ डी नोवाक। तो अवधारणा मानचित्र क्या है? तो अवधारणा मानचित्रण एक शैक्षणिक तकनीक है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह देखने में मदद करती है कि नई अवधारणाएं पहले से सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती हैं। और ये सुझाया गया है जोसेफ डी नोवाक द्वारा। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? पहला है संज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा है वर्णनात्मक शिक्षण, तीसरा है भावात्मक शिक्षण और चौथा है मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो बी.एस. ब्लूम के अनुसार 3 प्रकार के शिक्षण बताई गई हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो इसमें आपका वर्णनात्मक नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है? पहला है मस्तिष्क विप्लव, दूसरा है स्वामित्व अधिगम युक्ति, तीसरा है समस्या समाधान युक्ति और चौथा है अन्वेषण युक्ति। तो नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहलाती है। इसे ही उद्वेलन विधि भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये विकसित की गई एलेक्स एफ ओसबोर्न द्वारा। और सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए यह सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीक है। तो ये भी याद रखिए, ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कच्चा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पहला है प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक समायोजन, तीसरा है प्रशंसा तथा आलोचना और चौथा है आकांक्षा स्तर। तो कच्चा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है पूछा गया है? तो अंतर्वैयक्तिक समायोजन, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि अंतर्वैयक्तिक समायोजन एक सामाजिक कारक है, ये कच्चा समायोजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये याद रखिएगा, बाकी सभी संबंधित हैं। 3 जो लिखे हुए हैं ये संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? पहला विकल्प है व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, दूसरा है बिना बोझ के सीखना, तीसरा है सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना और चौथा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन है बिना बोझ के सीखना, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और चौथा है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को।
अब इसमें जो सत्य नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें पहला सही है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है। लेकिन अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये गलत है क्योंकि प्रति सप्ताह 43 घंटों का कार्य इसमें बताया गया है। अध्यापक के लिए 60 घंटे नहीं है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? पहला विकल्प है कर्ट लेवन, दूसरा है B.R. बकिंघम, तीसरा है स्टेफन एम कोवे और चौथा है स्टेफन एम कोरे। तो इसमें पूछा गया है कि किसने योगदान नहीं दिया शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, तो वे हैं स्टेफन एम कोवे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? पहला है क्रम सूचक मापनी, दूसरा है नामिक मापनी, तीसरा है आनुपातिक मापनी और चौथा है समान अंतराल मापनी। तो मापन किसी के प्रदर्शन का एक मात्रात्मक विवरण है जिसका उपयोग उस मात्रा को मापने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, तो नामिक मापनी, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नामिक मापनी सभी मापनियों में सबसे अपरिष्कृत है लेकिन यह सबसे सरल भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में और जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रम सूचक मापनी क्या है? तो क्रमिक मापनी में मापी जा रही विशेषता की निरंतरता के साथ वस्तुओं का श्रेणीकरण करना शामिल है। इसमें श्रेणीकरण करना शामिल है। और आनुपातिक मापनी तो मापनियों का उच्चतम स्तर है। इसमें एक निश्चित शून्य बिंदु के साथ एक अंतराल पैमाने के गुण होते हैं। और समान अंतराल मापनी तो यह एक मापनी है जिसमें संख्याओं का उपयोग विशेषताओं को श्रेणीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इतनी जानकारी सबके बारे में आवश्यक है और इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है जीन पियाजे, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है अल्बर्ट बंडूरा और चौथा है लेओ वाइगोत्स्की। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें मानवतावादी शरीर विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो यही संबंधित नहीं है। बाकी जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और लेओ वाइगोत्स्की ये बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? पहला विकल्प है जुड़वां बच्चों का अध्ययन, दूसरा है अभिभावक बालक विश्लेषण, तीसरा है दत्तक ग्रहण अध्ययन और चौथा है समवयस्क समूह अध्ययन। तो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वर्णों के संचरण या माता पिता से संतानों के लिए वर्णों की विरासत को संदर्भित करती है। इसमें पूछा गया है कौन सी विधि वैध नहीं है, तो समवयस्क समूह अध्ययन, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है प्रोटोटाइप, दूसरा है कार्योटाइप, तीसरा है फिनोटाइप और चौथा है जीनोटाइप। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, फिनोटाइप। यह किसी व्यक्ति द्वारा वंशागत रूप से मिले जीन की अभिव्यक्ति है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोटोटाइप क्या है? तो यह आने वाली परियोजनाओं के बारे में पहले से मौजूद विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार उत्पाद की आधारभूत संरचना या मॉडल है। कार्योटाइप क्या है? तो यह गुणसूत्र संरचनाओं के आकार, आकृति और संख्या की जांच करने के लिए एक परीक्षण है
और जीनोटाइप क्या है, तो किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जिसे अक्सर प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है उसका जीनोटाइप होता है। तो ये भी याद रखिएगा और इसमें सी विकल्प सही है। चलिए आखिरी प्रश्न है ये, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? पहला है वातावरणीय, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है जैविक और चौथा है मनोवैज्ञानिक। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जैविक। तो ये पेपर था 23 जुलाई 2022 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।